नमस्कार, आप देख रहे हैं नोएडा खबर.com। नोएडा शहर के अनमोल सितारों में हम आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं बालेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव जी से, जो 93 प्लस के हैं और उन्होंने आकाशवाणी के संस्थापक सदस्य के रूप में काम किया है। जिस तरीके से 1955 के बाद उन्होंने आकाशवाणी में काम किया, वो एफएम रेडियो के नोएडा के इंडिया के जनक हैं। उनके साथ हम बातचीत करेंगे कैसे उन्होंने रेडियो की तकनीक में बदलाव देखा, किस तरीके से पूरी दुनिया भर में वो घूमे और एफएम को कैसे आगे बढ़ाया। मैं अपने नोएडा खबर.com में उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सब, आपके सब श्रोताओं को नमस्कार। धन्यवाद। आप बताइए कि किस तरीके से आपने आकाशवाणी में ज्वाइन किया था और थोड़ी सी बचपन की यादें, कैसे शुरुआत हुई जीवन यात्रा आपकी। ऐसा था कि शुरू में उस जमाने में, आप उस जमाने की याद करिए, उस जमाने में हर आदमी की होती थी कि या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, मतलब कोई दूसरा विकल्प ज्यादातर नहीं होता था। तो मेरा एडमिशन हुआ जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में। अच्छा। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जबलपुर में टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से मैंने किया। 13 आदमी पास हुए थे। उसमें एक बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं कि सुदर्शन जो आरएसएस के चीफ थे, हमारे क्लास फेलो थे। अच्छा। हाँ, और उसी जमाने में वो उसी ड्रेस पे आया करते थे। उनकी फोटो भी वहाँ लगी हुई भी है। और वो तो हम लोगों ने 13 आदमियों ने पास किया था। टेली कम्युनिकेशन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस था। अच्छा। बेंगलोर में। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉलेज था, जिसका कि बड़ा मतलब काफी नाम हुआ था। तो वो वहाँ से शुरुआत हुई। और होने के बाद मैंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया। थोड़े दिनों मैं लेक्चरर रहा। होशियारपुर एक जगह है, होशियारपुर में, वहाँ मैं लेक्चरर रहा। अच्छा। उसके बाद मैंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया 1955 में। अच्छा। हाँ, 1955 में ज्वाइन किया। तो उसके बाद ऐसा हुआ है, भगवान की कृपा हुई ऐसी कि मैं आगे बढ़ता गया। मैं शुरू पे ही मैंने ज्वाइन किया तो मैं मीडियम वेव ट्रांसमीटर होते थे उस वक्त में, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, एम एफएम। जी। तो एम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एफएम में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम में आता था शॉर्ट वेव, मीडियम वेव और लॉन्ग वेव होता था। लॉन्ग वेव एरिया में लाउड नहीं होता था। मीडियम वेव, शॉर्ट वेव होता था। मीडियम वेव लोकल सर्विस मानी जाती थी और शॉर्ट वेव माना जाता था। तो ये चलता रहा। मीडियम वेव की मेनली मीडियम वेव हमारा होता था। तो मीडियम वेव में क्या था कि प्रोपगेशन होता है ना। जी। हर रेडियो की जो वेव जाएगी वो प्रोपगेट होगी। तो रेडियो की मीडियम वेव की जो वेव जाती थी वो ग्राउंड वेव से जाती थी और स्काई वेव से जाती थी। तो दिन में उसकी सर्विस बहुत बढ़िया होती थी, रात में थोड़ा इंटरफेरेंस वगैरह आता था। तो लेकिन जब तक पावर ऑफ द ट्रांसमीटर्स कम रही, और पहले तो आपको पता होगा कि 1 किलोवाट ट्रांसमीटर होता था, 500 वाट ट्रांसमीटर। उसके बाद ट्रांसमीटर होने लगे 1000 किलोवाट तक हमारे ट्रांसमीटर। तो मीडियम वेव में इंटरफेरेंस शुरू हुई। मीडियम वेव में इंटरफेरेंस शुरू हुई तो उसके बाद वो तो क्या होता था कि रात को ग्राउंड वेव भी आती थी और शॉर्ट वेव भी आती थी। ग्राउंड वेव भी और स्काई वेव भी दोनों आई। तो उनका इंटरफेरेंस होता था, तो उससे खड़खड़ होती थी। और एक स्थिति की जो बारिश होती है, स्टैटिक होती है। तो हमारा इंडिया ने क्या किया, हर कंट्री ने अपना अपना हिसाब से किया। हम लोग पावर और ट्रांसमीटर बढ़ाते गए। अच्छा। ट्रांसमीटर की पावर बढ़ाते गए कि भाई जैसे अगर दुश्मन आपका ज़्यादा तेज हो रहा है, और तेज हो जाओ, और तेज हो जाओ, और ताकतवर हो जाओ। जी। हम लोगों ने एफएम पर जोर नहीं दिया। एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, उसकी खूबी होती है तो एक तो उसका
डायरेक्ट वेव प्रोपेगेशन होता है। जी डायरेक्ट वेव प्रोपेगेशन होने से उसका हाइट ऑफ द टावर पे डिपेंड करता है हाँ कि किस तरह से मतलब ये जाए। जैसे फिर कहीं 100 मीटर की टावर आपने लगाई, जी जी 100 मीटर की टावर लगाई तो करीब उसके लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन होता है तो करीब 50-60 किलोमीटर का उसकी रेंज होती है। अच्छा और मीडियम वेव में वो ये खूबी थी तो फिर 1989 में करीब 89 में जाके हमारे पास जब हम लोगों की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1975 में तो उसमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है कोई तकलीफ होती है इस कंट्री का दूसरे कंट्री का यहाँ आएगा यहाँ से वहाँ जाएगा। तो हम लोगों को बहुत वीडियो में पावर कॉन्फिडेंस बहुत मिल गई बहुत ज़्यादा तो इसलिए ज़्यादा पावर मिल गई तो हम लोगों ने उसको एफएम कब आया इंडिया में? एफएम आया 1989 में। अच्छा अच्छा तो उसके लिए क्या तैयारी की गई थी? हाँ वो बहुत बढ़िया किस्सा है। हाँ वही बता। वो किस्सा ये है जी कि एफएम माना जाता है ज़माने में जैसे टीवी के एरिया लगता है जी जी उसी तरह से एफएम का एरिया लगता था। हाँ। और ये माना जाता था कि हाई फिडेलिटी म्यूजिक है जी रईसों के लिए है। तो हमारे यहाँ आपको ख्याल होगा कि होता था सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। हाँ तो राजीव गांधी तो हर दम होता था कि भाई जो मैंने आपसे कहा ना कि जिस तरह से कि पावर बढ़ाते जाओ पावर बढ़ाते जाओ तो उसी से करते रहे। एफएम पे हम लोगों ने जोर नहीं दिया। एफएम आ गया था काफी पहले। हाँ तो उसके बाद हम लोग एफएम के उस सिलसिले में तो ये क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम में लागू है राजीव गांधी के टाइम में? राजीव गांधी के टाइम राजीव गांधी ने लागू किया तो राजीव गांधी तो आपको कंप्यूटर वगैरह उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। तो राजीव गांधी जो आए तो उन्होंने कहा नहीं एफएम आएगा। अच्छा एफएम आएगा तो हम लोगों ने तैयारी की। हम ही थे उसके डायरेक्टर थे। जी तो काफी दिन होता है लेकिन लोगों ने बताया कि देखो भाई अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर क्या होगा कि तुम्हारा पैटर्न जो है तो लोग कहेंगे कि रईसों के कर रहे हैं। तो वो एक बड़ी एक मोड़ था। तो हमारा हम थे 2 लोग और थे। अच्छा हम मेन थे। तो हम फिर राजीव गांधी को हमने कन्विंस किया। राजीव गांधी को ये कन्विंस किया कि भाई ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको हाई क्वालिटी म्यूजिक चाहिए। हम कर रहे हैं कि इसको कवरेज बढ़े। बिल्कुल जैसे दिन में अगर क्या होता था 50 किलोमीटर की रेंज है तो रात को हुई 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर की है तो वो तो उससे राजीव गांधी को हम क्रेडिट देंगे कि उन्होंने साहब एफएम का किया। तो हमने 100 ट्रांसमीटर अच्छा लगा इंडिया के लिए 100 ट्रांसमीटर प्लान किए। अच्छा 100 ट्रांसमीटर। तो ये कम्युनिटी रेडियो इसमें कब स्टार्ट हुआ? कम्युनिटी रेडियो तो काफी देर में स्टार्ट हुआ। अच्छा वो बड़ा अच्छा किस्सा है। क्या हुआ कि जब एफएम आया तो आने के बाद वो टाइम्स इंडिया का चैनल था। टाइम्स ऑफ इंडिया का हाँ जी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का चैनल था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। पहले आपको ख्याल होगा कि प्राइवेट इंटरप्राइज नहीं थी। हाँ नहीं सिर्फ स्लॉट दिए गए। जी स्लॉट सुने आप? बिल्कुल कि भाई ये फ्रिक्वेंसी है ये फ्रिक्वेंसी घंटे वक्त बोलेंगे। उनका रेडियो स्टेशन नहीं खुला। हाँ उनका रेडियो स्टेशन नहीं खुला। उनको सिर्फ स्लॉट दिए गए करने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। अच्छा जब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया तो लोगों ने और भी कहा कि भाई हम करेंगे। हाँ
और फिर क्रिकेट स्टेशन ऑफ बंगाल का एक केस हुआ था, उसका एक सुप्रीम कोर्ट में बड़ा भारी जजमेंट था। वो जजमेंट ये था कि रेडियो वेव इज पब्लिक प्रॉपर्टी, रेडियो वेव इज पब्लिक प्रॉपर्टी एंड इट इज नॉट ए मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा। तो वहाँ से जब ओपनिंग अप शुरू हुई तो 1999 में आके, अच्छा, एक्शन आ गया था 1980 में। हाँ, लेकिन क्योंकि हमने 100 ट्रांसफर ऑल इंडिया रेडियो के लगाई, अब ऑल इंडिया रेडियो के ट्रांसफर लग गए, लेकिन उनका उतना ज्यादा विस्तार नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल विस्तार नहीं हुआ। जब 1999 में जब का इंट्रोड्यूस किया, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वाज ओपन टू ऑल प्राइवेट पीपल। वहाँ से सबसे पहले आपको ख्याल होगा रेडियो मिर्ची वगैरह वगैरह ये सब, बिल्कुल ये सब हम ये लोगों ने हमें हमारे डायरेक्शन में हुए। उसके बाद प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग का फेज 1 फेज 2 फेज 3 हुआ, तो ये सब चीजें आई। अच्छा, जो बदलाव आपने देखा, आज वो कम्युनिटी रेडियो जैसे एक शहर में भी 6 हैं, एनजीओ को मिलता है, इंस्टीट्यूट को मिलता है, उसका बड़ा बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। तो ऐसा सोचा था कि इतना विस्तार हो जाएगा? हाँ, सोचा था। हम तो सोचते थे कि हमने कम्युनिटी रेडियो के बारे में कम से कम 200-300 किताबें बना के लोगों को पहुंचाई, जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे उनको भेजा, जिससे कि वो सबसे पहले आपको ख्याल होगा कम्युनिटी रेडियो जो आपका है, जी जी, वो किसके लिए ओपन किया गया? हाँ, किसके लिए था? ये एजुकेशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए। अच्छा अच्छा, मतलब इसका आइडिया ये था, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी कैंपस है, जी जी, तो उस कैंपस में आपका हॉस्टल है वगैरह वगैरह है, तो उससे वो उनके प्रोग्राम्स हो, उनके उनका स्पोर्ट्स चल रहा है, उनके डिबेट हो रहे हैं, उनके ये हो रहा है, वो हो रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके मेरा एक ख्याल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। मेरा कहना था कि कम्युनिटी रेडियो इज मोर सुटेबल फॉर दी पंचायत टाइप ऑफ थिंग। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो गवर्नमेंट ने उसको कभी माना नहीं, तो एनजीओ को दिया गया। हाँ, आप लोग, मेरा कहना ये था कि जो एनजीओ को आप दे रहे हैं, तो एवरी एनजीओ हैज गॉट ए डिफरेंट, एक पर्टिकुलर सेक्टर में वो काम करेगा। एक कंसेप्ट ये होता था कि वो एक ही फील्ड में ना होके हाँ जैसे हो, और उसमें तो धीरे करके वो उनको भी बोला। अच्छा, एक चीज आप बताइए अपनी लाइफ के बारे में कि आपने 93 साल की जीवन आपका हुआ है, तो कैसे सेहत को दुरुस्त रखें? आने वाली पीढ़ी जो खान पान में इस तरह जो जूझ रही है, वो किस तरीके से अपना ख्याल रखें? सुबह की दिनचर्या, रात की दिनचर्या कैसी हो उनकी बताइए। मैंने एक बड़ी खास बात हमारी ये रही कि मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया जी। मेरे पास एक छदाम भी, एक पैसा भी ब्लैक मनी नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही। तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने वो अपना जीवन शैली ऐसी रखी जी कि जिससे कि बिल्कुल सही मामले में और अभी शुरू से ही वॉकिंग बहुत करता है। अच्छा, हाँ। डेली रात को कितने बजे सो जाते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं? उसकी थे कही है। हाँ, हाँ। हम अपनी दिनचर्या में मैं सुबह 5 बजे उठता था। अच्छा, हाँ,
बराबर 5 बजे होता था, 5 बजे होने के बाद मैं बस सूख जाऊँ और हाँ, जी जी उसके बाद और घूमने से सबसे 4-5 किलोमीटर बराबर मैं कहाँ के भी रहा हूँ। इंडिया गेट पर मुझे याद आता है अच्छा। कि ये इंडिया गेट पे हम रहते थे वहाँ पर हाँ पंडा रोड पर। हाँ पंडा रोड पर हम घूमे आते थे तो वो एक दौर था वो। हाँ, दिलचस्प बात आपको बताना चाहता हूँ जी 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 कि पर्शिया ऑफ इंडिया से हमारा बड़ा एक बहुत ज़्यादा हमने उसके बारे में पढ़ा, हम एक किताब लिखना चाहते थे। हाँ हाँ लेकिन जब मैंने सोचा कि भाई हम इंजीनियर आदमी हिस्ट्री तो है नहीं, हमारी किताब कौन पढ़ेगा। हाँ ये एक बड़ा ख्याल है। उसी सिलसिले में मैं गया पाकिस्तान। अच्छा पाकिस्तान में मेरे एक इंटरनेशनल फोरम के फ्रेंच गवर्नमेंट का स्पॉन्सर्ड कोर्स था ITU का, अच्छा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन। कौन से ईयर का था? दैट वाज 1992। अच्छा 1992 में मैं गया वहाँ पाकिस्तान। तो वो एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि मैं पाकिस्तान जाने के लिए मैं जाऊँ एम्बेसी में। हाँ तो देखिए इंटरनेशनल फोरम से वो बात हो रही है और वहीं से इन्विटेशन है हमारा, वहीं से टिकट भी आ गया और सब कुछ आ गया, लेकिन मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा। अच्छा उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हम कैसे इंडियन एक्सपर्ट हमारे उस पर कैसे आए। और वो कोर्स था एशिया से लेके एशिया रीजन का, चाइना से लेके ईरान तक के कंट्रीज के लिए कोर्स था। अच्छा जिसमें इंडिया का आदमी भी गया था। इंडिया के कितने लोग थे उसमें? इंडिया का एक आदमी भी था, पाकिस्तान को 2 आदमी रहा उससे। अच्छा बिकॉज पाकिस्तान was not the host. पाकिस्तान ओनली पर्सन मतलब कंट्री था जिसमें कि वो वहाँ पर कोर्स हो रहा था। तो वहाँ मैं दोपहर को रोज में जाता था, वो रोज टाल जाते थे। जिससे कंट्रीज के लोग थे वो सब आ गए। वो अच्छा जो हमको सुनने के लिए आए थे वो सब आ गए। इंडिया का आदमी पहुंच गया और बड़े देखते देखते इंडिया का आदमी वीसा लेके चला गया। क्योंकि आपको पता होगा कि वो गवर्नमेंट से आता है कि भाई हाँ बिल्कुल। तो अब मैं 12 बजे करीब मुझे वीसा मिला। वो वीसा मुझे 15 दिन का कोर्स करना था, मैं 21 दिन रखना था, लेकिन उन्होंने वो वीसा हमको लिया 15 दिन 60 दिन का वीसा। अच्छा तो खैर मैंने उसको जेब में रख दिया और मैं वहाँ से लेके यहाँ आया नोएडा और नोएडा से मैं एयरपोर्ट गया और फिर गया। तो वो यहाँ तो हमको वीसा नहीं दे रहे थे। उसके बाद जो लाहौर पहुँचे तो लाहौर में जो वेटर साहब थे जो चाय वाय के पूछ जाएगी सब चाय लाऊं, मैंने कहा कि हाँ। तो वो चाय जब वो गए चाय के लिए, तो थोड़ी देर के बाद हमारे पास एक बड़ा नोट था $1 का। अच्छा तो वो उनको पेमेंट करने की बात आई तो हुआ, तो उसके बाद वो सब गायब हो गए। अच्छा चाय देके गायब हो गए और चाय देने के बाद गायब हो गए। तो फिर उसके बाद फ्लाइट वही अनाउंस हो गई, हम खड़े हो गए, हम निकल के गए, हमने देखा तो वो जो सेंटेंस उन्होंने कहा वो आज मेरे जहन में आता है। क्या उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हैं आप, कैसे की बात कर रहे हैं, आप हमारे मेहमान हैं, हिंदुस्तान से आए। अच्छा ये हमने उनका जिक्र किया हुआ जो हमारी ओपनिंग सेरेमनी हुई पाकिस्तान में। एक खास बात ये थी, मैं और कंट्रीज में भी गया हूँ, हाँ पापुआ न्यू गिनी वगैरह वगैरह जी कई कंट्रीज में गया हूँ, लेकिन पाकिस्तान में वही मतलब एक बड़ी डिफासस से सब जलसा होता है उसका। तो जो मैंने ये बात कही कि उसने कहा कि आप हमारे हिंदुस्तान से आए हैं, हमारे मेहमान हैं। उसमें एक चीज़ और पाकिस्तान में जब मैं रेडियो में था तो एक दिन शाम को क्या था, मैं बैठा अपनी रिपोर्ट लिखा रहा था, आने को था, तो वहाँ के जो हेल्थ एक्सपर्ट थे
जी। दो लड़कियां आई उनकी। अच्छा। लेकिन एक तरफ से सिर्फ मोहब्बत की बात होती थी, हाँ हाँ। और दूसरी तरफ ये होता था कि भाई एक हिंदुस्तान से एक अजीब फंसी होती थी। तो वो मुझे ये लगा कि वो ये देखने आए हैं कि भाई ये जो साहब है हिंदू ऐसा होता है। अच्छा। हालांकि मैं उसको वहाँ भी भूले हुए जाता था। आज मैं ख्याल करता हूँ कि भाई क्या होता है अगर मैं एक एक शेर सुनाइए कुछ जो आपने लिखा हो, कोई सुनाइए हमारे श्रोताओं को, मैं आपको कुछ याद आ रहा है तो। अभी मैं कौन सी शेर आपको सुनाऊँ? कोई भी जो आपको अच्छा लगे बढ़िया सा सुनाइए कोई। आज प्यार का संदेश देने वाली बात है, भाईचारे को बढ़ावा देने वाली बात है। मेरी जो शायरी रही जी। मैं तखल्लुस था शेर भोजपुरी। हाँ। शेर भोजपुरी तो मैं आपको किस तरह की शेर सुनाऊँ? जो आपको अच्छा लगता हो वो सुना दीजिए। आपका जो सबसे प्यारा अपना जो सबसे बढ़िया लगता हो और आज भी आप भूले नहीं हो उसको। भूले तो कुछ हाँ नहीं तो आप सुनाइए कुछ भी। हमको सब याद आता है। अरे फोन कर मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। मैंने रिटायरमेंट पे लिखी है। हाँ मैं इंडिया गेट पे रहता था। हाँ हाँ। इंडिया गेट से मैं एक पार्टी थी हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, हाँ जी। तो वहाँ चला तो मैंने उस बीच में एक शेर कही। हाँ। इस तरह से मैंने एक बांग्लादेश पे शेर कही। हम्म। तो बांग्लादेश वाली शेर आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल 50 साल हो गए उसको। वो मैंने आकाशवाणी 1971 में ये नजर कही थी। अच्छा। 1971 में बांग्लादेश की बात चल रही थी और तब उस समय आकाशवाणी भवन से पटेल नगर में, हाँ आकाशवाणी से पटेल नगर के बीच में मैं सफर करते हुए उसी बीच में नजर ली थी, जिसे मैं आपको हाँ सुना बिल्कुल बिल्कुल। बस वो मिल्लत की देते थे तो भाई बार बार, हम्म। बस वो मिल्लत की देते थे तो भाई बार बार, हम्म। जुल्म हम उम्मत पे आखिर कर दिया क्यों बेशुमार। वाह। बस वो मिल्लत की देते थे तो भाई बार बार, और हम उम्मत पे आखिर कर दिया क्यों बेशुमार। वही अमरीक भी हाँ। जो जमहूरियत की दाद देते थे, वही अमरीक भी जो जमहूरियत की दाद देते थे, मजलूम ही को जालिम कहें ताकीद करना बेकरार। वाह क्या बात। मजलूम ही को जालिम कहें वाह ताकीद करना बेशुमार। बहुत बढ़िया। तो वो मिल्लत की देते थे तो भाई बार बार, भूल हो मैं। नोएडा से जुड़ी कोई कहानी? आप 89 में नोएडा आए हो, अब तब से अब तक नोएडा शहर का जुड़ा हुआ कोई किस्सा याद है जो रोचक हो, अभी तक आप भूलेंगे नहीं जिस शहर को, नोएडा शहर को लेकर? अभी 89 से अब तक रह रहे हैं नोएडा में, तो क्या अच्छा लगा यहाँ पर? सबसे बढ़िया बात क्या लगी? नोएडा में मैं जो इंडिया गेट पे रहता था, इंडिया गेट के बाद जब मैं यहाँ आया हूँ, हाँ तो वहाँ मुझे लगता था कि मेरा भी एक ऐसा मकान हो। पैसे वैसे मेरे पास थे नहीं ज़्यादा, छोटे समय की सैलरी वैलरी बहुत कम होती थी।
अभी आप सुन रहे थे, देख रहे थे, और चर्चा हमारी जाने माने शायर भी हैं और नोएडा शहर की शान भी हैं, और किस तरीके से रेडियो के बदलाव को देखा बालेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव जी ने, और उनकी रोचक किस्से आज हमने बात की है। ऐसे ही और जो नोएडा शहर के अनमोल रतन है उनसे हम बात करेंगे। noedakhbar.com के लिए विनोद शर्मा, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे श्रीवास्तव जी को, जो एफएम रेडियो के जनक हैं, और उन्होंने आकाशवाणी का वह दौर देखा है जब उसकी आज़ादी के बाद विस्तार होता गया। उन्होंने किस तरीके से टेक्नोलॉजी में काम किया, और उन्होंने अपनी जीवन शैली के बारे में हमें बताया कि आज वो किस तरीके से काम करते हैं। ये जरूर बात है कि उन्होंने कोरोना काल में थोड़ा सा उनको दिक्कत हुई, लेकिन वो 5 किलोमीटर रोज सुबह घूमने जाते थे उठ के, और उसके साथ ही उन्होंने अपनी सेहत का राज रखा। और इस तरीके से बीपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस मीटिंग में शामिल हुए और हमारे साथ रोचक चर्चा की। आगे भी ऐसे सीनियर सिटीजन के साथ हम आपसे मुलाकात कराते रहेंगे। आप देखते रहिए noedakhbar.com।